मेरा नाम रवीना है। 15 साल पहले की बात है, जब मैं जबलपुर में रहती थी। मेरी जिंदगी मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे पिता का नाम रजत और मेरी माँ का नाम रेवती था। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसकी उम्र 7 साल थी। उसका नाम सोनम था, जिसे हम प्यार से छोटी कहकर बुलाते थे। मेरे पिता गांव की ही एक छोटी सी साइकिल वर्कशॉप पर मैकेनिक की नौकरी किया करते थे। हमारा कोई भाई तो था नहीं। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ दोपहर का गरम गरम खाना बनाकर मुझे टिफिन में पैक करके पकड़ा दिया करती थी। कहती थी कि जा रवीना, अपने पिता को खाना देकर आ, दोपहर का समय हो गया, तेरे पिता भूखे होंगे। मैं फौरन ही अपने पिता का खाना देने के लिए टिफिन का थैला अपने हाथ में पकड़ लेती थी और फिर घर से निकल जाती। मुझे सलवार कमीज पहनने का बड़ा ही शौक था, इसलिए मैं चटकीले कलर के कपड़े पहनती थी जो मुझ पर बहुत खिलते भी थे। मेरी दोनों बहनें घर के आंगन में आराम से खेलती रहती थी। मैं बहुत सुंदर थी। गांव की बहुत सारी लड़कियां मेरी सहेलियां थीं। ज्यादातर सारी ही लड़कियों से मेरी जान पहचान थी। मैं अपने गांव के खेतों में काम करने के लिए भी जाती थी, क्योंकि मेरे पिता को मामूली से ही पैसे मिला करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा नहीं होता था। वैसे तो मेरी माँ भी खेतों में काम करने जाती थी, लेकिन कई दिनों से उनके पेट में दर्द चल रहा था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से उन्हें घर का भी काम करना होता था, तो वो बहुत थक जाती थी। इसलिए उन्होंने अब मुझे भी खेतों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था, और अभी कुछ दिनों से तो वो नहीं जा रही थी। माँ ने मुझे कहा था कि अपने पिता को खाना देने के बाद खेतों की तरफ चली जाना। मैं घर से निकल गई और चलते चलते पिताजी की दुकान पर पहुंची। मैंने देखा कि मेरे पिताजी जमीन पर बैठे साइकिलों की सर्विस कर रहे थे। उनके हाथ ऐसे काले हो रहे थे जैसे किसी ने स्याही लगा दी हो। कपड़ों पर भी कुछ इसी तरह के निशान थे और कुछ निशान चेहरे पर भी मौजूद थे। मुझे देखकर मेरे पिताजी खुश हो गए। कहने लगे कि बेटा, ले आई खाना, अब आराम से खेतों की तरफ चली जा, तेरी बाकी सहेलियां भी उधर ही गई हैं। मैंने कहा, पिताजी याद से खाना खा लेना, काम बाद में करना, अभी खाना गरम गरम है। माँ ने कहा है कि खाना ठंडा मत होने देना। मैं चलते हुए पिताजी से ये बात कह रही थी, क्योंकि मेरी सारी ही सहेलियां खेतों में चली गई थी। अब मुझे भी जाने की जल्दी हो रही थी। पिताजी हाथ हिलाकर कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, तू फिक्र न कर, खाना खा लूंगा। हमारे गांव में ज्यादातर खेतों में काम औरतें और लड़कियां ही किया करती थी, क्योंकि हमारे गांव में खेत बहुत बड़े बड़े थे। मैं काम करते समय सबके साथ बहुत हंसी मजाक भी करती थी। सबको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी। हमारे गांव के एक सरपंच जी थे। वो सिर्फ नाम के सरपंच थे, मगर असल में तो वो और उनका बेटा गांव के दबंग थे। सारे ही गांव वाले सरपंच दया सिंह और उसके बेटे अक्षय सिंह से बहुत डरते थे। अक्षय सिंह तो गांव के गरीब और लाचार लोगों को अपने पैरों की जूती समझता था। पिछले 1 महीने से वो शहर गया हुआ था, इसलिए गांव में जरा शांति बनी हुई थी। मगर मैं घर से बाहर पहले ज्यादा नहीं निकलती थी, लेकिन अब मैंने खेतों में जाना शुरू कर दिया था और अब मैं घर से भी बहुत निकलती थी। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, जबकि सरपंच जी का शहर आना जाना बहुत लगा रहता था, इसलिए वो गांव में कम ही रहते थे। उनके यहाँ कोई औरत नहीं थी। सुना था कि जब दया सिंह की शादी हुई थी तो बेटे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी अपने पति और छोटे से बेटे को छोड़कर चली गई थी। आखिरकार कौन ऐसा होगा जो इतने खतरनाक मर्द के साथ रहना पसंद करेगा? जरूर दया सिंह अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता होगा। सुना था कि दया सिंह का बाकी का परिवार दूसरे गांव में रहता है। वो लोग इससे कोई संबंध नहीं रखते। सरपंच जी के घर में बहुत सारी नौकरानियां काम करती थी। हमारे गांव की कोई भी नौकरानी उनकी हवेली में नौकरी करने जाना पसंद नहीं करती थी, मगर वो पैसे से भी बहुत अमीर थे और गांव के लोगों ने उन्हें सरपंच का रुतबा दिया हुआ था। पैसों की खातिर मजबूर गांव की औरतें उनके घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। मगर अब सरपंच और उसका बेटा अपने रुतबे का गलत फायदा उठाने लगे थे। उन्हें गांव के गरीब और मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत पसंद था। वो लोग गांव के बहुत सारे लोगों की जमीनें भी खा गए थे, और तो और अक्षय सिंह तो लोगों के साथ मारपीट भी बहुत करता था। मैंने तो सिर्फ उनके बारे में ज्यादातर सुना ही था, और वैसे भी ये बड़ों की बातें थी, हम लोग इन बातों में कहाँ घुसते थे। मगर मेरे होश तो तब उड़े थे जब मेरा सामना अक्षय सिंह से हुआ था। वो शनिवार की शाम थी, जब मैं खेतों में काम करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे साथ की कुछ लड़कियां तो अपना अपना काम निपटाने के बाद जल्दी ही चली गई थी, मगर मैं और मेरे साथ की एक लड़की शिल्पा, हम दोनों बचे हुए थे। हम दोनों ने अपना काम निपटाया और अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। उस समय अचानक रास्ते पर तेज आवाज में एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला।
उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। गले में उसने मोटी सी सोने की चेन पहनी हुई थी, जबकि कानों में छोटे छोटे कुंडल भी थे। हाथों में ढेर सारी अंगूठियां थी। कद काट का अच्छा था, रंग सांवला और आवाज बड़े ही कड़कदार थी। वो कहने लगा कि तुम दोनों लड़कियां इस रास्ते पर अकेली क्यों चल रही हो? उसे देखकर तो जैसे शिल्पा कांपने लगी थी। मैंने कहा, क्यों, हम अकेले चले या किसी के साथ? तुम्हें इस बात से क्या परेशानी हो रही है? शिल्पा मुझे हाथ से खामोश रहने का इशारा करने लगी, मगर मैं उसका इशारा नहीं समझ सकी थी। वो कहने लगा कि अच्छा, तेरे अंदर तो बड़ी चर्बी लगती है। मैंने कहा, चलो हटो, हमारे रास्ते से हमें जाने दो। मैंने उसे धक्का दिया। वो एक तरफ को हो गया था, लेकिन वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वैसे भी मैं थी ही इतनी सुंदर, जो मुझे एक नजर देखता बस देखता ही रह जाता था। शिल्पा मुझे जबरदस्ती आगे की तरफ घसीट कर ले गई। हम लोग कुछ आगे चले, मगर शिल्पा बार बार पीछे पलटकर उसे देख रही थी। मैंने कहा कि तुझे क्या हो गया है? शिल्पा कहने लगी कि तुझे क्या हो गया है, तू इसे नहीं जानती? मैंने कहा, कौन है ये मुच्छड़? तो वो कहने लगी, अरे धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। उसने बताया कि वो हमारे गांव के सरपंच जी का बेटा अक्षय सिंह है। क्या तूने उसे नहीं देखा? अरे पिछले महीने ये शहर गया हुआ था, आज ही आया है। मैं तो जैसे सीधी खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो अभी भी हम दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने फौरन ही शिल्पा का हाथ पकड़ा और हम दोनों झट से घर पहुंच गए थे। मैंने कहा, शिल्पा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इसको नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना हुआ है। शिल्पा कहने लगी, आगे से इससे सोच समझकर बोलना, ये बड़ा ही खतरनाक है। पता है, खूबसूरत लड़कियों पर इसकी हमेशा नजर रहती है। गांव के बड़े बड़े जमींदार इसे गुंडागर्दी करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। भले ही ये सरपंच का बेटा है, मगर एक तरह का गुंडा ही है। तूने देखा नहीं, ये तुझे किस तरह घूर घूर कर देख रहा था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी, इससे बचने की ही कोशिश करूंगी। हम दोनों घबराते हुए ये बातें कर रहे थे जब मेरी माँ ने दरवाजे पर आकर हमसे पूछा, अरे क्या हुआ? दोनों बहुत घबराई हुई लग रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में एक जंगली जानवर मिल गया था, उससे डर रहे थे। शिल्पा कहने लगी कि अच्छा चल, मैं अब अपने घर जाती हूँ, देर हो रही है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो मेरे दरवाजे से ही चली गई और मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। अगले दिन फिर से जब मैं खेतों में काम करने के लिए गई और वहां से वापस आई तो सारी लड़कियों के सामने अक्षय सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया था और कहने लगा कि तुझे खेतों में काम करने की क्या जरूरत है, तेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मैं खामोश रही। मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि जैसी बातें मैंने उसके बारे में सुनी हुई थी उस हिसाब से मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। मैंने उसकी सारी बातों को इग्नोर किया। मैं उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखती थी, मगर मैंने नोटिस किया था कि वो हर बार आते जाते मुझे घूरता रहता था। मैं उसकी अजीब अजीब नजरों का शिकार बनती रहती थी, लेकिन मुझे उससे चिढ़ होती थी। वो बहुत खतरनाक लड़का था, मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा था। इन दिनों हमारे गांव में शहर के स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम आई हुई थी, जो पूरे 1 महीने के लिए हमारे गांव में फ्री इलाज का कैंप लगा रहे थे। उस कैंप में लगभग 1 डॉक्टर और 3 नर्स मौजूद थी। उन्होंने गांव के मेले वाले स्थान पर अपना कैंप लगाया हुआ था। गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको भी जो परेशानी थी वो वहां जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। डॉक्टर उनको फ्री दवाई भी दे रहे थे। मेरे पिताजी ने भी हम तीनों बहनों और माँ को साथ लिया और वो हमें भी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप के लिए ले गए। मैंने देखा था कि वो डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट था। उसका नाम वरुण था। हमारे गांव के लोग इन डॉक्टर और नर्सों को बहुत इज्जत दे रहे थे, क्योंकि पूरे 7 साल में पहली बार हमारे गांव में फ्री इलाज करने के लिए डॉक्टर्स आए थे। इन दिनों वैसे भी हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार थे और जो शहर जाकर अपना महंगे तौर पर इलाज नहीं करवा सकते थे। इधर अक्षय सिंह अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं जब भी किसी काम के लिए घर से निकलती उसकी नजर मुझ पर ही होती थी। वो हर बार मेरा पीछा करता था, मुझे देख देख कर मुस्कुराया करता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती थी। एक रात लगभग 2 बजे का समय था जब अचानक मेरे पिताजी के सीने में दर्द उठने लगा। हम सब लोग बहुत घबरा गए थे। उस रात लाइट भी भागी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक तरफ पिताजी के मोबाइल की टॉर्च भी जला दी थी। पिताजी दर्द से तड़प रहे थे।
माँ उनके लिए बहुत परेशान हो रही थी। उस समय सोनम सोई हुई थी। रात का समय था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे फौरन ही कैंप वाले डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाकर ले आना चाहिए, वही मेरे पिताजी का इलाज कर सकते हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी आती हूँ। माँ कहने लगी, तू रात के समय कहाँ जा रही है? मैंने कहा, माँ पिताजी का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। यहाँ कैंप वाले जो डॉक्टर साहब हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। वो शायद पिताजी को कोई अच्छी सी दवाई दे दे। माँ कहने लगी, मगर बेटा रात का समय हो रहा है, तू पिताजी का ध्यान रख, मैं जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, इस समय पिताजी को आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी रोशनी से देखते हुए घर से निकल गई थी। मुझे रात के इस समय घर से निकलने पर बहुत डर लग रहा था। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, मगर इस समय पिताजी की तबीयत का सवाल था। मैं जैसे तैसे डरते डरते डॉक्टर साहब के कैंप तक पहुंच गई थी। उन्होंने मेले के मैदान में अपने लिए टेंट बनाए हुए थे, वो उन्हीं में रह रहे थे। मैंने जोर जोर से डॉक्टर साहब कहकर आवाज लगाई तो थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर कैंप से बाहर निकले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया? मैंने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो कहने लगे कि अच्छा। उन्होंने जल्दी से अपना बैग उठाया और वो मेरे साथ साथ चलने लगे थे। रात के अंधेरे में जब वो मेरे घर पहुंचे और उन्होंने मेरे पिताजी का चेकअप किया तो वो कहने लगे कि इनको ठंड हो गई है, ठंड के कारण ही उनके सीने में दर्द हो रहा है। कुछ देर उनके सीने की सिकाई करना और मैं कुछ दवाई भी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब ने मेरे पिताजी को दवाई खाने के लिए दे दी थी और उसके बाद वो वहां से चले गए थे। दवाई खाने के थोड़ी देर के बाद मेरे पिताजी को आराम आ गया था और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गए थे। सुबह जब मैं घर से निकली तो मेरी नज़र डॉक्टर साहब के कैंप पर पड़ी थी। मैं डॉक्टर साहब के कैंप की तरफ चली गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने कल रात मेरे पिताजी को ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहने लगे कि ऐसा करना तो हमारा फर्ज है। मैंने कहा, रात में आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी क्योंकि मैं अपने पिताजी के लिए बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं और फिर वो मरीजों का चेकअप करने में बिजी हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे ही अक्षय सिंह मुझे तंग करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। पिताजी की तबीयत खराब के रहते 2-3 दिन मैं खेतों में काम करने नहीं गई थी तो अक्षय सिंह मेरे घर के बाहर आकर पहरा देने लगा था। उसे मेरे घर के बाहर आते हुए देखकर लोगों ने मेरे पिताजी से कहा कि अक्षय सिंह तुम्हारे घर के बाहर क्या करता रहता है। ये सुनकर मेरे पिताजी बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि पता नहीं, मगर वो यहाँ पर क्यों आता है। तभी गांव के राजू काका ने मेरे पिताजी को बताया कि वो यहाँ जरूर तुम्हारी बेटी के लिए आता होगा। मेरी बेटी बता रही थी कि वो तुम्हारी बेटी को रास्ते में आते जाते रोकता है और तंग करता है। ये बात सुनकर मेरे पिताजी को बहुत हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरी बेटी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। पिताजी ने जब मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो कहने लगे कि पागल लड़की, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। मेरे पापा ने अब मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया था। उनका कहना था कि अब तुम खेतों में भी काम करने नहीं जाओगी और मुझे खाना देने भी नहीं आओगी। मगर मैं घर में रहते रहते बोर हो गई थी। एक दिन हमारे घर में मेरी सहेली कविता आई और कहने लगी कि तुम काफी दिनों से खेतों में काम करने नहीं आ रही हो। तो मैंने उसको पूरी बात बता दी। वो कहने लगी कि चलो अच्छा है, वैसे भी अक्षय सिंह बहुत खतरनाक है। मैंने कहा कि तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? तो वो कहने लगी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कैंप वाले डॉक्टर साहब के पास जाना है, उनसे दवाई लेने के लिए जा रही थी। मैंने कहा अच्छा कि मैं भी घर में बोर हो गई हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो कहने लगी कि रास्ते में अगर तुम्हें अक्षय सिंह मिल गया तो क्या करोगी? मैंने कहा कि वो नहीं मिलेगा, हमें थोड़ी ना कहीं दूर जाना है, वैसे भी मेले का मैदान तो हमारे घर के बहुत ही करीब है। इस तरह मैं कविता के साथ डॉक्टर साहब के कैंप पर चली गई थी। मैं वहां गई तो मेरी सहेली ने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, लेकिन मैंने देखा था कि डॉक्टर साहब मुझे बड़े गौर गौर से देख रहे थे और उन्होंने मुझे अपना नाम वरुण बताया था क्योंकि मैं बार बार उनसे डॉक्टर साहब कहकर बात कर रही थी। उन्होंने कहा तुम मुझे वरुण कह सकती हो। वो कहने लगे कि आप लोगों का गाँव तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि अभी तो आपने हमारा पूरा गाँव देखा भी नहीं है, क्या आप हमारा गाँव देखना चाहोगे? तो वो खुशी खुशी कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं और कविता कल आपको गाँव दिखा देंगे। कविता ने मुझे घूर कर देखा। घर जाते समय कविता कहने लगी
कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर से निकलने पर रोक लगा दी है, तो फिर तुमने डॉक्टर साहब से क्यों कहा कि तुम उन्हें गाँव दिखाना चाहती हो? मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं और मेरे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब घर से निकली हूँ। वो वैसे भी सुबह को अपनी दुकान जाते हैं तो शाम को ही वापस आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। इस तरह अगले दिन मैं खामोशी से घर से निकलकर डॉक्टर साहब को अपना गांव घुमाने के लिए ले गई थी। इस बीच हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने शहर के तौर तरीकों के बारे में बताया था। जब हम लोग खेतों में पहुंचे तो वरुण ने छोटे छोटे कच्चे आम देखे तो वो कहने लगा कि मुझे इन कच्चे आम का अचार बहुत पसंद है। मैंने कहा, क्या सच में आपको आम का अचार पसंद है? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं कई दिनों से अपनी माँ से अलग हूँ। मेरी माँ कच्चे आम का अचार घर में बनाकर रखती है। अब यहाँ आने के बाद मैं कच्चे आम के अचार को बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी हम दोनों गांव में इधर से उधर टहल ही रहे थे जब चौक वाले रास्ते पर अचानक अक्षय सिंह आ गया और उसने मुझे वरुण के साथ देख लिया, मगर उस दौरान उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। मैं कांप कर रह गई थी, लेकिन उसकी खामोशी से मुझे यह अंदाजा हो गया था कि शायद अब वो मेरा पीछा छोड़ चुका है। वरुण साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन भी मैंने उन्हें अपना बाकी का गांव दिखाया था, मगर मेरे पिताजी को पता चल गया था कि मैं घर से बाहर निकली थी। पिताजी ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। रात के समय जब मेरी माँ ने खाने में बैगन के भरते के साथ कच्चे आम का अचार रखा तो मुझे अचानक वरुण की याद आ गई। इसलिए घर में सबके सो जाने के बाद मैंने खामोशी से बैगन का भरता और उसके साथ अचार भी पैक कर लिया। मैं खाना लेकर उनके कैंप पर पहुंची। उस समय वो अपने मोबाइल में बिजी थे और जाग रहे थे। उन्होंने मुझे इतनी रात को देखा तो वो कहने लगे कि आज भी तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी पसंद का कच्चे आम का अचार लाई हूँ और उसके साथ साथ हमारी माँ के हाथ की बनी हुई रोटी और बैगन का भरता भी लेकर आई हूँ। अब आप शहर के लोगों को थोड़ी ना ये खाना नसीब होता होगा। आप लोग तो अच्छा ही खाना खाते होंगे, लेकिन आपको कच्चे आम का अचार तो पसंद है ना, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये खाना खा लेना। वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। मैंने कहा कि नहीं, आप इसे खा लेना, मुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर मैं वापस लौटने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने उनसे दोस्ती करने में देर नहीं की और फिर उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए थे। पिताजी, जो कि मुझे एक दिन पहले घर से निकलने पर काफी डांट चुके थे, इसलिए अब मेरा घर से निकलना बंद हो गया। 2-3 दिन मैं घर से बाहर नहीं निकली तो वरुण खुद ही मेरे घर आ गए थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ। वो हमारे घर में आने का बहाना ढूंढना चाहते थे। मेरी माँ की नज़र बचते ही उन्होंने मुझे इशारे से कहा, तुम कहाँ हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा, पर क्यों? अब पूरी बात तो मैं उन्हें माँ के सामने नहीं बता सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर पूछा तो मैंने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। अब मेरी बात वरुण से फोन पर होने लगी थी। इस दौरान मेरा पीछा अक्षय सिंह से तो छूट ही गया था, लेकिन अक्षय सिंह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो समझ गया था कि मेरे पिताजी ने मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए वो अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके पिता शहर से गांव आए, उसने अगले ही दिन अपना रिश्ता मेरे घर भेज दिया था। सरपंच जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने नहीं आए, बल्कि मेरा सौदा करने के लिए आए हैं। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो शादी की तैयारियां शुरू करो, और अगर नहीं मंजूर है तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को घर से उठा लेगा। ये बात सुनकर तो मेरे पिताजी बहुत डर गए थे और फौरन ही सरपंच जी के पैरों में गिर गए। कहने लगे कि आप ये क्या कह रहे हो? मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसकी और आपके बेटे की उम्र में बहुत फर्क है। सरपंच जी कहने लगे, तो क्या हुआ? मेरे बेटे का तुम्हारी बेटी पर दिल आ गया, वो अपने दिल को नहीं समझा सकता। इधर मेरी माँ ने मुझे कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। मैं और माँ खिड़की के करीब ही खड़े हुए थे, जबकि मेरी छोटी बहन माँ से लिपटी हुई डरी सहमी थी। सरपंच जी कहने लगे, मैं यहाँ तुम्हारा रोना धोना देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। तुम्हारी बेटी जल्द ही हमारे घर की बहू बनेगी। वो तो हमारे घर से अपने आदमी और बेटे के साथ चले गए थे, मगर हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। न जाने ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैं भी अपने पिताजी के पास खड़े होकर रो रही थी। मेरे पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, तेरी खूबसूरती ही आज तेरी दुश्मन बन गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी ऐसे दरिंदे से हो
जो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। अब तुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। माँ भी यही कहने लगी कि चाहे जो हो जाए, मगर मेरी बेटी उसके घर विदा होकर नहीं जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरी बेटी को जान से मार देंगे, और हम तो उनके खानदान के बारे में भी कुछ नहीं जानते। पिताजी कहने लगे, तो अब क्या किया जाए। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि अक्षय सिंह का रिश्ता मेरे लिए आया है। मैं उस दिन बहुत उदास थी। एक तरफ मैं इसलिए भी उदास थी क्योंकि अगले ही दिन वरुण का भी हमारे गांव से जाने का समय आ गया था। लेकिन मैं मन ही मन वरुण को चाहने लगी थी। उससे मेरी फोन पर भी बात होती थी और वो मुझसे दवाइयों के बहाने घर भी मिलने के लिए आता था। अभी तक उसने मुझे प्रपोज तो नहीं किया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। वरुण नहीं जानता था कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। मैं तो घर में ही कैद थी। मुझे पता चला कि वरुण हमारे गांव से चला गया। ऐसा नहीं था कि आखिरी समय वो मुझसे मिलकर नहीं गया था, वो मुझसे मिलने के लिए घर आया था। लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं इस समय किसी से भी मिलूं। पिताजी को डर था कि कहीं कोई भी उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो उदास होकर मेरे घर से चला गया था, यहाँ तक कि हमारा गांव भी छोड़कर चला गया था। मेरे पिताजी गांव के बड़े बड़े जमींदारों के आगे मिन्नतें करने गए थे ताकि वो सरपंच जी को समझाएं कि वो हमारे साथ उनकी बेटी से शादी करने की जबरदस्ती ना करे। जब जमींदारों ने सरपंच जी से बात की तो अक्षय सिंह को गुस्सा आ गया और उसने मेरे पिताजी से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मामले को पंचायत के बीच लाने की। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। अक्षय सिंह ने अब हमारे घर पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। वो घर में घुसता और सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लेता। मेरी माँ और पिताजी उसके पैरों में गिर जाते। गांव के सारे ही लोग घर के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ तमाशा देखते रहते। मैं रोती रहती थी और उससे कहती थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर वो मेरी कोई बात नहीं मानता था। उसने कह दिया था कि खामोशी से मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। गांव के जिस जमींदारों से तुम मदद मांगने के लिए गए थे वो भी हमारे ही चमचे हैं। वो भी वही सब करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। अब मेरे पिताजी के पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा तुझे इससे शादी करनी होगी। लेकिन मेरा मन कहीं से कहीं तक भी अक्षय सिंह से शादी करने के लिए नहीं मान रहा था। उस दिन मुझे वरुण की बहुत याद आ रही थी। मैंने वरुण को कॉल की और उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। मैं रोते हुए उससे बात कर रही थी। वरुण ने कहा था कि तुमने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, तुम क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आखिर तुम्हें बताकर क्या होता। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, पूरे गांव में उसकी चलती है। मैं रोने लगी थी जब वरुण मुझसे कहने लगा कि देखो तुम परेशान मत हो, मैं कई दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन तुम्हारे पिताजी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत कड़क था। मुझे लगा शायद उन्होंने तुम पर किसी बात की पाबंदी लगा दी हो, लेकिन मैं तुमसे जाने से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अभी मैं वरुण से इतनी बात कह ही रही थी जब पीछे से मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने एक ही झटके से फोन नीचे कर लिया और कॉल कट हो गई थी। माँ कहने लगी कि किससे बात कर रही हो, तुम किससे मोहब्बत करती हो। मैंने माँ को रोते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने बताया कि डॉक्टर साहब हमारे गांव में आए थे ना, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। माँ कहने लगी, लेकिन रवीना अब तेरी मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं है, सरपंच का बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, माँ मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वरुण कहता है कि वो मेरी मदद करेगा। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, हमें उसकी जान जोखिम में नहीं डालनी है, हमें ही कुछ करना होगा। तुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा, वरना सरपंच अपने बेटे की शादी जबरदस्ती तेरे साथ करवा देगा। मैंने कहा, मगर क्या करना होगा। माँ कहने लगी कि आज रात तू अपना सामान पैक करके तैयार रहना, मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। मैं अपनी माँ की बात को समझ नहीं सकी थी। हम दोनों माँ बेटी नीचे आ गए थे, लेकिन रात के समय जब हम सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब माँ ने मुझे चुपके से उठाया और कहने लगी, उठ और जल्दी से मेरे साथ चल। मैंने कहा, माँ आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। माँ कहने लगी कि जल्दी चल बेटा। माँ ने अपने आप को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढका हुआ था। उन्होंने मुझे भी दुपट्टा दिया और कहने लगी कि अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक ले ताकि तुझे कोई पहचान न सके। मैंने कहा, माँ आप ये क्या कर रही हो। मगर माँ कहने लगी
कि अभी तुझे कुछ भी बताने का या समझाने का मेरे पास वक्त नहीं है। बस मैं तुझे किसी भी तरह बचाना चाहती हूँ। छोटी उस समय पिताजी के पास लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। मैंने माँ से कहा, मगर हम कहाँ जा रहे हैं? हमें पिताजी को तो इस बारे में बताना होगा। माँ दरवाजे तक आई और कहने लगी कि तेरे पिताजी को मैं खुद बता दूंगी, तू अभी बस मेरे साथ चल। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से लेकर आ गई थी। चारों तरफ अंधेरा था, उल्लुओं की आवाज आ रही थी। फिर माँ मुझे खेतों में ले गई। हम लोग झाड़ियों को पार करते हुए एक पक्के रास्ते पर निकल आए थे। मैंने कहा, माँ आप ये मुझे कौन से रास्ते पर ले आई हो? दूसरे रास्ते से भी तो आ सकते थे ना। माँ कहने लगी कि तू बस खामोश रह, मेरे साथ चलती रह। देखते ही देखते हम शहर जाने वाली सड़क पर आ गए थे। मैंने कहा, माँ आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? माँ कहने लगी कि मैं तुझे इस गांव से बहुत दूर लेकर जा रही हूँ। मुझे तेरी बहुत फिक्र है। तू मेरे साथ शहर चल और मुझे ये बता कि डॉक्टर वरुण कौन से शहर में रहता है। हम लोग वहीं चलेंगे। मैंने माँ से चौंक कर कहा कि क्यों, हम वहाँ क्यों जाएंगे? माँ ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकती। हम लोग चलते चलते बहुत दूर आ गए थे। रास्ते पर हमें दूर से आती हुई एक बड़ी सी गाड़ी की रोशनी नजर आई। पूरी सड़क खाली पड़ी थी। एक दो वाहन वहां से गुजरकर जा रहे थे। जब भी कोई गाड़ी वहां से गुजरती, मेरी माँ उसे रोककर देखती थी, मगर हमें देखकर किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। ये रात का समय था, इसलिए हमें कोई सवारी नहीं मिल सकती थी। जब उस गाड़ी की तेज रोशनी धीमे धीमे हमारे करीब आई तो मेरी माँ सड़क में अपना हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ दोनों हाथों को हिलाने लगी। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? अगर गाड़ी वाला गाड़ी तुम पर चढ़ा गया तो क्या होगा? माँ कहने लगी कि नहीं, इस गाड़ी को मुझे रोकना होगा। जब वो गाड़ी करीब आई तो पता चला कि वो कोई ट्रक है। ट्रक वाले ने मेरी माँ को देखकर अपना ट्रक रोक दिया था। वो आदमी कहने लगा, क्या हुआ, मरने का इरादा है क्या? माँ कहने लगी कि भैया हमें शहर की तरफ छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कहने लगा, मगर इतनी रात को? मेरी माँ कहने लगी कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी तरफ नजर डाली। मेरी माँ ने मुझे इशारा दिया कि मैं अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लूं। मैंने झटके से अपना चेहरा ढक लिया। वो ट्रक ड्राइवर पहले तो हम दोनों को गौर गौर से देखता रहा, लेकिन जब उसने मेरी माँ के जुड़े हुए हाथ देखे तो वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। हम दोनों उसके ट्रक में चढ़ गए थे। अभी भी मैं अपनी माँ से पूछ रही थी कि आप क्या कर रही हो, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? माँ कहने लगी कि मैं तुझे बचाना चाहती थी, बस एक बार हम शहर पहुंच जाएं। अब तू मुझे ये बता कि डॉक्टर वरुण कहाँ रहता है? मैंने माँ से कहा, आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? माँ कहने लगी कि तूने ही तो कल रात कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जब पसंद करते हो तो तुम दोनों की शादी भी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुझे डॉक्टर वरुण के हवाले कर दूं, तेरी उनके साथ शादी करवा दूं। इस तरह तू गांव से बाहर रहेगी और जब एक बार तेरी शादी हो जाएगी तो अक्षय सिंह भी कुछ नहीं कर सकेगा। माँ की बात मुझे बिल्कुल सही लगी थी, लेकिन मैंने माँ से कहा, माँ इस सब में आप लोगों का बहुत नुकसान होगा। आप जानती हो ना कि आप क्या करने जा रही हो। सरपंच जी और उनके बेटे के खिलाफ जाना हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। मेरी माँ कहने लगी, बस तू जितना मैं कहती हूँ उतना कर, आगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने वरुण को इस समय कॉल की और उससे उसके घर का एड्रेस पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तो वो बहुत खुश हुआ था। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी माँ को भी मुझसे शादी करने पर तैयार कर लिया था। वरुण अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो शुरू से ही अपनी माँ का लाडला रहा था, इसलिए उसकी माँ ने इस शादी से इनकार नहीं किया। वरुण के बताए गए एड्रेस पर हम सुबह के 11 बजे तक पहुंच गए थे। मेरी माँ ने ट्रक ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। उसने हमें वरुण के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उतार दिया था। वहां से फिर वरुण हमें अपनी गाड़ी में लेने के लिए आ गया था। जब हम वरुण के घर पहुंचे तो उसकी माँ ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। उसकी माँ को मैं बहुत पसंद आई थी। मेरी माँ वरुण और उसकी माँ की बहुत आभारी हो रही थी कि उन्होंने आसानी से उनकी बात मान ली। मेरी माँ ने जल्द से जल्द मेरी और वरुण की शादी करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहने लगी कि तू हमेशा खुश रहना, अब तू यहीं पर रहेगी। मैं अपनी माँ से गले लगकर बहुत रो रही थी। वरुण ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी पत्नी को हाथ लगा सके। मैंने माँ से कहा कि आप अपना, पिताजी का और छोटी का बहुत ध्यान रखना। मेरी माँ रोते हुए वहां से चली गई थी और मैं बेचैन नजरों से अपनी माँ को देख रही थी।
मेरी माँ ने मेरे लिए जो कदम उठाया था वो सिर्फ मेरे लिए ही सही था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इस कदम को उठाने से मेरे घर वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इधर मैं वरुण के साथ अपनी खुशगवार जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। मेरे पास जो मोबाइल था वो भी वरुण ने मुझसे बंद करने को कह दिया था। मुझे अपने घर वालों की कोई खबर नहीं मिल रही थी। मैं हमेशा उनके लिए परेशान रहती थी। वरुण की माँ ज्यादातर बीमार रहती थी। उसका मामूली सा घर था, ना तो ये घर ज्यादा अच्छा था और ना ही बुरा था। वरुण मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। मेरी शादी को धीरे धीरे 1 महीना हो गया। एक दिन अचानक वरुण की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वरुण वैसे भी हर रोज अस्पताल अपनी ड्यूटी पर जाया करता था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी माँ का इलाज घर में रहकर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। उसकी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उन्हें अस्पताल में कुछ दिन रखना था। मैं घर में रहकर घर के सारे कामकाज देख रही थी। एक रात अस्पताल में मेरी सास की बहुत तबीयत खराब हो गई तो वरुण ने कहा कि आज मुझे अस्पताल में ही रुकना होगा, तुम घर चली जाओ और मैं यहाँ अस्पताल में माँ के साथ रहूंगा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन के बाद 2-3 रातों तक और मेरा पति अस्पताल में ही रुका रहा। वो चौथी रात थी जब मैं घर में अकेली थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने घर वालों को याद करके मेरी आंखें नम हो गई थी। अभी मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी जब अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। मैं उठी और मेरी घड़ी पर नजर गई। रात के इस समय आखिर कौन हो सकता है? मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा कौन, तो फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। मुझे डर लगने लगा। इस समय वैसे भी मैं घर में अकेली थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अचानक मुझे खिड़की के शीशे बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर जोर से खिड़की के दरवाजों को खड़खड़ बजा रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। मेरी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं फौरन ही दौड़कर कमरे की तरफ भागी। मुझे अपना मोबाइल लेकर उसी समय वरुण को कॉल करने का आइडिया सूझा, लेकिन जैसे ही मैं पलटकर भागी, घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर गई। दरवाजा ना खुलने पर वो लोग खिड़की का दरवाजा तोड़कर खिड़की से अंदर दाखिल हो गए थे। वो 3-4 आदमी थे। घर के अंदर उन सबको आता हुआ देखकर मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मगर उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश किया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी, मगर कुछ न हो सका। अंदर आने वाले आदमियों में से एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया और फिर वो लोग मुझे खचेड़ते हुए घर के बाहर निकाल कर ले जाने लगे। मेरे मुंह पर उन्होंने इतनी मजबूती से हाथ रखा हुआ था कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैं शोर ना मचा सकूं, इसलिए उन लोगों ने मेरे मुंह को बंद किया हुआ था। मैं हाथ पैर मार रही थी। वो लोग 4 हट्टे कट्टे आदमी थे। ये लोग कौन थे मैं नहीं जानती थी। हमारे घर के बाहर इनकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी के अंदर खचेड़ते हुए ले गए और मुझे गाड़ी में बिठाकर इन्होंने गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी आवाज मेरे मुंह से नहीं निकल पाई और फिर दम घुटने की वजह से मैं बेहोश हो गई। मैं कब तक बेहोश रही ये तो मुझे नहीं पता था, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर मौजूद हूँ। मैं एक ही झटके से उठी। मैंने इधर उधर देखा तो एक सिंपल सा कमरा था। छत पर एक धूल से भरा हुआ पंखा लगा हुआ था। कमरे में एक अलमारी और बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं कहाँ आ गई थी मैं नहीं जानती थी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने दरवाजा बजाना शुरू किया। मैं चिल्लाने लगी कि दरवाजा खोलो। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता हुआ आ रहा है। मैं जल्दी से दरवाजे से पीछे हटी, मगर जैसे ही दरवाजा खुला तो वो कमरे के अंदर आया था। उसे देखकर मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय सिंह था। इसका मतलब ये था कि मैं इसकी हवेली में मौजूद थी और ये मुझे वापस मेरे गांव ले आया था। इसने मुझे किडनैप करवा लिया था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और मैं इसे देखकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर ये एक ही झटके से मेरे करीब आया और इसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इसने मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगा कि तूने और तेरी माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ी होशियारी करने की कोशिश की है, मगर इसकी सजा तो मैं तेरे परिवार वालों को दे चुका हूँ। मैंने कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो कहने लगा कि चल मैं तुझे जरा तेरे परिवार वालों की हालत दिखाता हूँ।
वो मुझे बालों से पकड़ता हुआ खचेड़कर दूसरे कमरे में ले गया। मैंने देखा कि जमीन पर मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन तीनों ही जख्मी हालत में पड़े हुए थे। मेरे पिताजी के हाथों को पीछे से रस्सी से बांधा हुआ था। मेरी माँ और बहन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं उन लोगों को देखकर चीख पड़ी थी। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैंने चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? मगर वो लोग बेहोश थे। मेरी छोटी बहन, जिसकी बहुत बुरी हालत थी, इस दरिंदे ने मेरी छोटी बहन को भी नहीं छोड़ा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसे भी मारा पीटा गया है। ये मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया था? मुझे नहीं पता था कि ये इंसान इतना खतरनाक होगा। वो मेरे पिताजी के करीब गया। उसने मेरे पिताजी को होश में लाने की कोशिश की, उनके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और कहने लगा कि देख, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी हुई है। मेरे पिताजी, जिनके होठों से खून निकल रहा था, माथे पर चोट के बहुत सारे जख्म साफ नजर आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि भगवान एक दिन ऐसा भी वक्त दिखाएगा। ये इंसान कोई इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा दरिंदा था। आज ये बात साबित हो गई थी। मेरे पिताजी ने जब धीमी धीमी आंखों से मुझे देखा तो वो कहने लगे कि बेटा, हमें माफ कर देना, हम तुझे नहीं बचा सके। मैं रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। ये कहकर मेरे पिताजी बेहोश हो गए थे। मैं चिल्ला चिल्लाकर माँ और छोटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लोग नहीं उठी और वो घटिया इंसान मुझ रोती हुई लड़की को बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ फिर से उसी कमरे में ले आया था और मुझे कमरे में बंद करके ये कहता हुआ चला गया कि कल या तो तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा या फिर तेरे माता पिता का। तेरी भलाई यही है कि तू खामोशी से मेरे साथ शादी कर ले। मैंने सुना है कि तूने शहर के उस डॉक्टर से शादी कर ली है, मगर मैं तेरी शादी कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ आने के बाद तुझे मेरी ही पत्नी बनना होगा। तुझे सुकून से जिंदगी गुजारनी है तो मुझसे शादी कर ले, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को और तुझे भी जान से मार दूंगा। उधर वरुण मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं कहाँ चली गई। मैं इसी कमरे में बंद थी और बुरी तरह से रो रही थी। मैंने सोचा कि मुझ जैसी लड़की को इस दुनिया से चले जाना चाहिए जिसने अपने परिवार को मुसीबत में डाल दिया, मगर इतनी आसानी से तो मौत भी नहीं आती है। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, मगर मैंने सपने में देखा था कि वरुण मुझे बुरी तरह से तलाश कर रहा है। सुबह जब फिर से अक्षय सिंह ने झटके से कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंख खुल गई थी। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे अपनी हवेली के बाहर लेकर जाने लगा। मैंने देखा कि मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन को इस कंडीशन में जमीन पर लिटाया हुआ था। इस समय मेरे पिताजी और माँ तो होश में थे, मगर मेरी बहन अभी भी बेहोश ही थी। वो बच्ची थी और उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अक्षय सिंह ने मुझे एक झटके से जमीन पर धकेला। गांव के सारे ही लोग हमारा तमाशा देख रहे थे। भीड़ ने हमें घेर रखा था। अक्षय सिंह कहने लगा कि अभी और इसी समय तू मुझसे शादी करेगी, वरना मैं इसी समय एक एक करके तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। मैं अभी भी इस शादी से इनकार कर रही थी। मेरी माँ और पिताजी हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे थे कि हमारी बेटी को छोड़ दो। अक्षय सिंह ने कहा कि तेरी यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी। तू जानती है कि इस गांव में मेरे और मेरे पिता का ही सिक्का चलता है। उसने झट से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और मेरे पिताजी के सर पर रख दी। कहने लगा कि तू मुझसे शादी करेगी या नहीं। मैं अभी भी चीख चीख कर रो रही थी कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। हुआ ये था कि मेरे वहां से जाने के बाद अगले ही दिन जब मेरे पिताजी की आंख खुली तो उन्होंने हमें घर में नहीं पाया था। उन्होंने इधर उधर देखने की कोशिश की और वो परेशान हो गए। इस समय अक्षय सिंह भी हमारे घर पर आ गया था और वो पूरे घर में मुझे तलाश करने लगा था। जब उसने मुझे और मेरी माँ को घर में नहीं पाया तो मेरे पिताजी को बंधक बना लिया और उनसे पूछने लगा कि बता, तूने अपनी बेटी को कहाँ भेजा है और तेरी पत्नी कहाँ है। लेकिन पिताजी तो कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी माँ शहर से गांव वापस आ गई थी। जब उन्होंने पिताजी को बंधक बने हुए देखा तो वो बहुत डर गई। अक्षय सिंह ने उन्हें भी बंधक बना लिया और उसने मेरी माँ के साथ मारपीट की। उनसे पूछा कि बता, तेरी बेटी कहाँ है, तू उसे कहाँ छोड़कर आई है। माँ ने अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ छोड़कर आई है। उन लोगों ने मेरे माता पिता को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। यहाँ तक कि मेरी बहन जो उनको बचाने के बीच में आई तो उसे भी बुरी तरह से पीट दिया। गांव के सारे ही लोग खड़े हुए ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे परिवार वालों को बचा सके। और फिर उसी दिन से उसने मेरे घर वालों को अपने घर में कैद करके रखा था। वो उनके साथ हर रोज मारपीट करता था। उनसे पूछता था कि तुमने अपनी बेटी को कहाँ भेजा है।
मगर अब कई दिन हो गए थे। जब मेरे घर वालों को मार मार कर वो थक गया तो उसने अब फैसला कर लिया था कि वो मेरे घर वालों को खत्म कर देगा। उसने जब मेरी माँ को धमकी दी कि मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा, तब माँ ने सारी सच्चाई उसे बता दी थी और फिर उसके बाद उसने मुझे मेरे घर से उठवा लिया। आज भी गांव वाले खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कोई जाकर पुलिस को बुला लाए, लेकिन यहाँ की पुलिस को भी इन लोगों ने दबाकर रखा हुआ था। उनके आगे पुलिस वालों की भी नहीं चलती थी। सरपंच जी भी खड़े हुए ये तमाशा देख रहे थे। उनका मानना था कि उनका बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा। उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर धीरे धीरे दबाना शुरू ही किया था जब अचानक तेज गोली चलने की आवाज आई और अक्षय सिंह धड़ाम से पीछे की तरफ जमीन पर गिर गया था। सबकी नजर जब बाईं तरफ गई तो सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। पुलिस इंस्पेक्टर धीरे धीरे चलता हुआ हम सबके करीब आया। ये सब देखकर सरपंच जी का खून खौल उठा था। वो शोर मचाने लगे कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे पर हमला करने की कोशिश की। जल्दी से उसके आदमियों ने अक्षय सिंह को जमीन से उठाया। उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी थी और उसके हाथ में पड़ी रिवॉल्वर दूर जा गिरी थी। ये पुलिस कहाँ से आई थी और इसे कौन लेकर आया था? अभी हम सब लोग यही सोच रहे थे जब अचानक मुझे वरुण दिखाई दिया। वरुण को देखकर जैसे मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। मैं झट से वरुण के गले लग गई। अक्षय सिंह चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मेरी इससे शादी होने वाली है। वरुण कहने लगा कि अक्षय सिंह, तेरे बाप का और तेरा यहाँ पर अंत हो चुका है, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा। सरपंच जी ने अपने आदमियों को वरुण और पुलिस पर हमला बोलने के लिए कहा। जब पुलिस के बाकी सिपाही भी आगे आकर खड़े हो गए, इतने ढेर सारे पुलिस वालों को देखकर वो आदमी सहम कर रह गए। वो पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि वरुण के चाचा जी थे। यहाँ की पुलिस तो इन लोगों से डरती थी, इसलिए वरुण अपने साथ ही शहर से पुलिस लेकर आया था। वरुण ने अपने चाचा जी को मेरी और अपनी शादी के सारे सबूत भी दिखा दिए थे और उसने अपने चाचा जी को सब कुछ बता दिया था। वो जब मौके पर उन्हें यहाँ लेकर आया तो पुलिस वालों ने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया था, मगर ये सारे ही पुलिस वाले इस बात से हैरान थे कि अक्षय सिंह और उसका पिता यहाँ के इतने बड़े दबंग हैं कि यहाँ की पुलिस भी इससे डरती है। उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ एक्शन उठाने की भी बात कही थी और उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि वो दोनों बाप बेटे बहुत शोर मचा रहे थे कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तय ये हुआ था कि इन लोगों को गांव के आसपास नहीं बल्कि शहर ले जाकर ही इन पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह मैं और मेरा पूरा परिवार बच गया था। मैंने और वरुण ने मिलकर जल्दी से मेरे घर वालों के हाथ पैर खोले। वो लोग बुरी तरह से जख्मी थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और गांव वालों को ये एहसास दिलाया गया कि जब तक आप लोग खामोश रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको अपने लिए ही नहीं बल्कि जब आप किसी और के साथ भी गलत होते हुए देखें तब भी आपको आवाज उठानी है, क्योंकि ये सब कुछ आज मेरे साथ हो रहा है तो कल को आप में से किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। जब तक आप सब एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। वरुण ने वो कर दिखाया था जो आज तक किसी ने कभी नहीं किया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इन लोगों को पुलिस के हवाले कर सके। इन लोगों को पुलिस के हवाले करने के बहुत सारे तरीके थे। वरुण के चाचा जी ने हमारा बहुत साथ दिया था। उन बाप बेटे के काले धंधों पर भी रोक लगा दी गई थी जो वो शहर जाकर चला रहे थे और अब उन दोनों बाप बेटे के खिलाफ शहर की ही अदालत में कार्यवाही चल रही है। उन्हें वही जेल में रखा गया है। इस तरह किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करना और उसके घर वालों को तंग करना कानूनन अपराध है। मैं और वरुण ही नहीं बल्कि अब पूरा गांव सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मेरे लिए ही परेशानी की वजह नहीं थे बल्कि पूरे गांव को उन्होंने तंग करके रखा हुआ था। हमारे गांव में जो पुलिस स्टेशन था वहां से सारे पुलिस इंस्पेक्टर, चौकीदार और सिपाहियों को भी ड्यूटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग अपराध के खिलाफ लोगों की मदद नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी सेफ्टी और अपनी जेब गर्म करने का ज्यादा काम करते थे। इस तरह हमारे गाँव में एक तरह का सुकून आ गया और मैं भी वरुण के साथ शहर आ गई। मेरे माता पिता वक्त के साथ साथ ठीक हो गए, मगर उन्होंने मेरी छोटी बहन सोनम को मजबूत बनाया। उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा था कि ऐसे मौके पर उनकी बेटी भी मजबूत बन सके और अगर कभी उसके साथ कुछ ऐसा हो तो वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। मैं भले ही अपने हक की लड़ाई लड़ने में नाकाम रही थी, मगर वरुण जैसे जीवन साथी ने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।